करते हैं, प्लेन हो, सूट हो। स्टार्ट करूं विकी? आवाज आ रही है मेरी? चलो, अब देखो यहां पर जैसे कि एक ट्रायल कोर्ट में, ठीक है, ट्रायल कोर्ट क्या होता है? जो कि लोअर कोर्ट्स होते हैं, है ना, जहां पर हम लोग प्लेंट को फाइल करते हैं, सूट को फाइल करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर देखो, हर किसी का सिटी जो होगा वो अलग होगा, ठीक है। इन द कोर्ट ऑफ ऑनरेबल, ऑनरेबल को ऐसे लिखा जाता है, देखो, ठीक है, सिविल जज सीनियर डिवीजन। अब सिविल जज सीनियर डिवीजन इसीलिए क्योंकि मैंने ये समरी सूट फाइल किया है, ठीक है, जो हम लोग ऑर्डर्स 4 पढ़ने वाले हैं आज, तो उसी को लेकर मैं आपको बताती हूँ कि सूट होता क्या है, ठीक है। बेयर मिनिमम आप अंडर ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी लिया यहाँ पे। जब हम ऑर्डर 37 पढ़ेंगे ना तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन सूट क्या होता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट क्या होता है, यहां से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये समझे? इन द कोर्ट ऑफ, अब यहाँ पे मैंने पूना एट पुणे लिखा है, तो ये आप क्या लिखोगे? आपके स्टेट का नाम लिखोगे। आप जिस कोर्ट में चलाने वाले हो, जैसे दिल्ली होगा तो दिल्ली एट दिल्ली, ठीक है। जो भी, मतलब मैं एक जनरल एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि वो कोर्ट में नहीं आ सकते, ठीक है। डायरेक्टर्स जो है वो कोर्ट में नहीं आ सकते। उन्होंने क्या किया, एक ऑथराइज सिग्नेटरी को, ऑथराइज सिग्नेटरी का मतलब क्या होता है, जैसे पीओए कैसे रहता है, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, सुना है ना आपने? पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर सुना है ना? यस मैम, यस मैम। पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर सुना है, पीओए। तो वैसे ही ये ऑथराइज सिग्नेटरी के थ्रू जिनका जो रहेगा आप वही करोगे। लेकिन केस को कैसे ये करते हैं ना, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। नाउ दिस इज कॉल्ड एज प्लेंटिफ। एक्चुअली वो यहाँ पे आता है प्लेंटिफ, बट ड्यू टू वो थोड़ा ये हो गया है, फॉर्मेटिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ से वर्सेस देखो, ये दिख रहा है वर्सेस। वैसे आप वर्सेस ऐसे लिखते हो वर्सेस, पर हम लोग कोर्ट में लिखते हैं वर्सेस, V/S डॉट, ठीक है। यहाँ पर देखो इनके डायरेक्टर्स हैं, ये कंपनी है शिनांग अलाइड एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब ये कंपनी के सारे डायरेक्टर्स, मैं नाम नहीं ले रही हूँ फिलहाल, आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर तो नाम है ही ना, ये सारे के सारे डायरेक्टर्स है, ठीक है। इतना समझा? आगे बढ़ते हैं। इनको कहते हैं, देखो यहाँ पर मैंने उनका डिटेल एंड एड्रेस डाला है, उनका ऑफिस एड्रेस डाला हुआ है। जहां पर आप ऑफिस एड्रेस डालनी है तो O/8 लिखते हो, जहां पर आपको रेसिडेंशियल रखनी है तो R/8 लिखते हो, यानी रेसिडेंशियल एट, ऑफिस एट, समझ रहा है ना? चलो, इधर कोई भी प्रॉब्लम है ना तो प्लीज पूछो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सूट फॉर मनी क्लेम किया है, जो कि 50 लाख रुपए का है, 50 लाख जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग बिठाया है, सब बिठाया है, दिखाती हूं मैं, ठीक है। ये होती है टॉपिक, यानी इंट्रो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन है कि हम किस चीज के लिए कोर्ट के सामने आए हैं। फिर इसके बाद, मे इट प्लीज योर ऑनर, ये जो है हम एप्लीकेशन लोग, में वो होता है सब्जेक्ट। हाँ, ये सब्जेक्ट,
इंट्रो, इसके बाद में जो प्लेंटिफ है, जो वादी है, वादी, द अबाउ नेम मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिट एज अंडर, यानी कि वादी बहुत नम्रता भाव से आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है, द प्लेंटिफ अबाउ नेम मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिट एज अंडर, यानी कि प्लेंटिफ क्या करेगा, अपने सारे के सारे फैक्ट्स बताएगा। यहां से शुरू होंगे अपने फैक्ट्स, ठीक है बच्चे। द प्लेंटिफ सबमिट्स दैट, अब यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे कि प्लेंटिफ नंबर 1, मैंने कहा था आपसे एक ही प्लेंटिफ नहीं होता, एक ही वादी नहीं होता। इससे पहले मैंने आपको वादी 1, वादी 2, वादी 3, वादी 4 ऊपर दिखा दिया, प्रतिवादी भी आपको दिखा दिए, डिफेंडेंट्स भी आपको दिखा दिए, इसलिए मैं ऐसे चल रही हूँ, ठीक है। प्रोवाइड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। अब ये जो कंपनी है क्या काम करती है, तो मैंने दिखाया है डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल, ये सारे के सारे कंपनी जो है ये हमारी कंपनी है जिसके थ्रू मैं हूं, ठीक है, मैं इसमें लॉयर हूं। तो मैसेज कृष्णा कृष्णा डिजाइन जो है, इट्स अ नेम ऑफ अ कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है, उसका पूरा मैंने डिटेलिंग एड्रेस डाला है, कहाँ पे है, कैसा है, जैसे भी है, ठीक है। उसके बाद में मैंने दिखाया है आपको ऐसे ही बनाना चाहिए कि प्लेंटिफ नंबर 2 का रोल क्या है, 3 का रोल क्या है, ये लोग उसके डायरेक्टर्स है। प्लेंटिफ नंबर 4 मैंने आपको दिखा दिया कि ऑथराइज सिग्नेटरी, जिसको लेकर मैंने आपको बता दिया कि जैसे पीओई होता है वैसे ही कंपनी का ऑथराइज सिग्नेटरी होता है, क्योंकि डायरेक्टर हर जगह पे जाके थोड़ी साइन करेगा, वो किसी ना किसी को अपने लिए रखता है कि ठीक है तू मेरे जगह पे साइन करना, वो ऑथराइज करता है, अपना पावर देता है, तो उसको ऑथराइज सिग्नेटरी, उस ऑथराइज सिग्नेटरी का भी लेटर बनाया जाता है, वो भी दिखाऊंगी, ठीक है। द प्लेंटिफ नंबर 1 इज ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सेल्स एक्ट, यानी कि अपने को जीएसटी भी दिखाना था मुझे, कहीं ना कहीं ये कंपनी रजिस्टर्ड है, एग्जिस्टिंग है, ये कंपनी का गुडविल दिखाने के लिए मुझे कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना कि ये रजिस्टर्ड है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों का एग्जिस्टेंट है। फिर मैंने दिखाया कि जो प्रतिवादी एक है वो कौन था, मैंने आपको ऊपर दिखाया कि वो भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। डिफेंडेंट नंबर 2 to 5, यानी इसमें दो डिफेंडेंट है, 3 डिफेंडेंट है, 4 डिफेंडेंट है, 5 डिफेंडेंट है, वो कौन है, डायरेक्टर्स है। इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी डिफेंडेंट नंबर 1, यहाँ पे मैंने कंपनी नहीं डाल के क्या डाला, देखो डिफेंडेंट नंबर 1, क्योंकि हम वहां पे लिखे हैं, तो आप वहां पे नाम नहीं लिखोगे, इसीलिए आप वादी और प्रतिवादी के रोल में उनको दिखाओगे, समझ में आया। चलिए, द प्लेंटिफ सबमिट्स दैट दे आर रनिंग द सेट बिजनेस, अब मैंने इसके पूरे के पूरे फैक्ट्स यहाँ पे डाल के रखे हैं, क्योंकि यहीं से तो मैं इसको मारूंगी, यहीं से तो मेरी शुरुआत होगी कि ये जो वादी है काफी सालों से बिजनेस कर रहा है, रेपुटेशन अच्छा है मार्केट में। प्रतिवादी एक ने, इसका एक कस्टमर था 2014 में, इसने इससे कुकर के हैंडल्स होते हैं ना जो बनते हैं, अब कुकर का ढक्कन जो रहता है, ठीक है, उसने उसको परचेस ऑर्डर दिया कि इतने इतने ढक्कन चाहिए, इतना ये चाहिए, उसने ईमेल के थ्रू सेंड किया, क्योंकि उसका पहचान था उसके साथ में। आजकल कंपनी खुद तो नहीं जाती है, ईमेल के थ्रू सारे के सारे चीजें करती है ना। आगे बताती हूँ कि प्लेंटिफ जो है, वादी जो है, इनिशियली बोल रहा है कि प्रतिवादी एक जो है, जिसका नाम है शिनांग एलाइट एंटरप्राइजेस, जिसके खिलाफ मैं आई हूँ यहाँ पे, मेरी कंपनी का नाम कृष्णा कृष्णा है, ऊपर दिखा चुकी हूँ मैं आपको। डीलिंग्स इन द ट्रांजैक्शन थ्रू अ प्रीवियस डायरेक्टर, अब यहाँ पे प्रीवियस डायरेक्टर था, इसको मैंने प्रतिवादी नंबर 5 बनाया हुआ है, आप देखेंगे, ठीक है। पीरियोडिक पेमेंट्स करता था, अच्छे रिलेशन थे वादी के साथ में, ये मिस्टर संजय गांधी जो है इसके अच्छे रिलेशन थे हमारे साथ में, ठीक है। फिर प्लेंटिफ 2017 की स्टोरी मैंने यहाँ पे बताई है कि क्या हुआ, ठीक है। इसमें मैंने ये भी दिखाया है कि गुड्स एंड सेल्स एंड टैक्स को भी लेकर रिप्लेस, इसने क्या हुआ था, शिनांग एंटरप्राइजेस में संजय गांधी को रिप्लेस किया गया था नए डायरेक्टर से, जिसका नंबर 4-5 है ना ऊपर आपने देखा, इन नए डायरेक्टर्स को लेके आया गया था, ठीक है। ये उबासी मत दो विक्की, नहीं समझेगा, लिटिगेशन लॉयर कैसे बनोगे, ठीक है। अब इनका व्यवहार हुआ था
तो इसने क्या कहा था कि अभी मेरी परिस्थिति खराब है, इसने 10 चेक दिए थे। ये देखो चेक नंबर, वीडियो ऑन करो विक्की, बेरिंग नंबर, डेटेड, ये सबको सब डालने पड़ते अपने को, ठीक है। जैसे जैसे आपके फैक्ट्स को आप इनकरेक्ट, और जितनी अच्छी ड्राफ्टिंग उतना अच्छा स्कोप रहता है, उतना अच्छा स्कोप, ट्रस्ट मी। और मैं विक्की को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि विक्की को जुडिशरी बुडिशरी नहीं करना, उसको ड्राफ्टिंग में और ये सभी काम करना है, इसलिए बच्चे ये सब बता रही हूँ, मैं सिखा रही हूँ। चले जाओ कोई क्लास में, है जो कोई आप लोगों को ये सब चीजें दिखाए भी। कोई अपनी ड्राफ्टिंग नहीं शेयर करता, आप लोगों को दूसरे ड्राफ्ट बुक उठा के चिपका दिया जाता है। मैं आपको अपनी ड्राफ्टिंग दिखा रही हूँ इसके लिए तो, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने चेक्स नंबर डाले हैं, 10 चेक्स थे। फिर ड्रॉन ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंगलोर की ब्रांच है उनकी, ठीक है, क्योंकि जो कंपनी है ना, शिनांग वाली कंपनी जो है वो बैंगलोर की है। मैं आपको बताती हूँ ना कि एक बैंगलोर की कंपनी का केस मैंने कैसे किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे चेक्स का सारा डिटेल दिखाया और मैंने दिखा दिया एक्चुअली चेक्स जो थे वो मैंने अपने बैंक में डाले और फंड्स इनसफिशिएंट का ये आया था, यानी कि चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, बाउंस, ठीक है। फिर इसके बाद में मैंने आगे बताई ये स्टोरी। उसने बीच में मुझे 1.5 लाख रुपया दिया था ऑन 26/10/2018, ठीक है। उसके बाद मेरा जो पीओए के अकॉर्डिंग मेरा 34 लाख रुपया बन रहा है, ये मैंने दिखा दिया है। एक बार पढ़ना है इस कंप्लेन को फिर से पूरी तरह से। उसके बाद मैंने पूरा ये प्रोडक्ट वगैरह जो भी था वो सब बता दिया है यहाँ पर। और जो वादी ने एंटर किया था उसने प्रोडक्ट दिया, उसने जो जो टाइम पे मांगा उसने किया। और प्लेंटिफ को उसके इंटेंशंस के बारे में नहीं पता था कि वो उसको चीट करने वाला है, रॉन्गफुल लॉस क्रिएट करने वाला है। रॉन्गफुल गेन्स और रॉन्गफुल लॉस ये हमारा मेन मुद्दा रहता है, क्योंकि आपको क्या लॉस हुआ, उस सामने वालों को क्या गेन हुआ। अगर आपके प्लेंट में मिसिंग है, सूट में मिसिंग है, 4 कॉर्नर हो जाओगे, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, सिंपल एज पॉसिबल आपको बोला जाएगा बाय बाय, जाओ यहाँ से। यहाँ पे देखो कि प्लेंटिव सबमिटेड इंड्यूस द प्लेंटिव टू पार्ट द मटेरियल, देखो उसने मुझे उकसाया ना कि तू मटेरियल दे दे, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। तो सिंस बिगनिंग उसके इंटेंशन क्या थे, मेरे को चीट करने के लिए थे, उसका इंटेंशन था ही नहीं, उसको इंटेंशन था मेरे को डिफ्रॉड करने के लिए, वो फ्रॉड है, इसके लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। उसकी साउंड फाइनेंशियल कंडीशन है, देखो मैंने यहाँ पे डाला है कि उसकी कंडीशन जो है साउंड है, फाइनेंशियल वो बहुत स्ट्रांग है। उसको रॉन्गफुल गेन्स हुए, देखो मैंने वहां पे लॉस दिखाया, यहाँ पे गेन्स दिखाया है मैंने, ठीक है, जो कि मेजर इंपैक्ट होना चाहिए अपने प्लेंट में। फिर मैंने उनको नोटिस भेजा, ठीक है, मेरा नोटिस इसको गया था 15/4/2019 को। उसके बाद में फिर भी उसने रिप्लाई नहीं दिया, उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसको रिफंड करना ही नहीं था, इसीलिए वो मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा था। ये भी पैराग्राफ देखो मैंने उसको ड्राफ्ट करके दिया है। यही चाह रही हूं मैं, इसी तरह की ड्राफ्टिंग करो, इसी तरह के सब करो, ठीक है। आगे बढ़ रही हूँ। प्लेंटिफ ने अप्रोच किया जनवरी 2020 में कि भाई तू मेरे पैसे तो रिटर्न कर, क्या करने वाला है। तो इसके लिए क्या किया, वादी ने, प्लेंटिफ ने डेक्कन पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया, ठीक है। और पुलिस स्टेशन में जाकर उसको, क्योंकि कोविड पीरियड था, आपको पता है ना, 2019 और 20 सब लोग बोल रहे थे हमारे पास पैसा नहीं है, लॉकडाउन है, सर्विस टेम्पररी बंद है। तो ये सारी चीजें भी देखो मैंने यहाँ पे डाल के दी है, ये सारी चीजें भी मैंने उठाई है। हमारी कंप्लेंट में ये सब होना बहुत, हमारे प्लेंट में ये सब होना बहुत जरूरी है, ठीक है। लीगल एक्शन ड्यूरिंग दैट पीरियड द डिफेंडेंट हैड नेवर पेड अ सिंगल पेनी, आज दिन तक उसने मेरे को एक भी पैसा लौटाया नहीं है, क्योंकि उसका इंटेंशन ही नहीं था। उसने मिस अपलोड किए मेरे फंड्स को, आज दिन तक उसने पे नहीं किए हैं। मैं एक वादी हूँ, मुझे सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कि लोग, मैंने भी तो माल उठा के दिया है ना, वो सब डाला है मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैंने दिखाया है कि पाउड पुलिस स्टेशन जो यहाँ की है, वहां पर मैंने इसके खिलाफ कंप्लेन करी थी, इस प्रतिवादियों के खिलाफ, और एफआईआर भी हुई है। जो मुझसे उजमा पूछती है ना मैम सिविल को क्रिमिनल में कैसे किया जाता है, इसी की एफआईआर दिखाऊंगी, सेम टू सेम, यही लोग, यही नाम, यही चीज, इसको सिविल में भी बिठाया है मैंने, इसी को मैंने क्रिमिनल में भी बिठाया है। ये अपना दिमाग चलना चाहिए बस, तुमको कैसे करना है मैं बैठी हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। द प्लेंटिव देयरफॉर क्लेम, अभी 34 लाख का मेरा क्लेम है, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट मेरा 34 लाख का है। देखो ये ना, ये मेन पैराग्राफ होती है, अगर ये मिसिंग है तो आपको इंटरेस्ट तो क्या बाहर का रास्ता मिलेगा, इस बात पे भी रिजेक्ट हो जाएगा। 18% पर एनम, जो कि 37 बोलता है। जब ऑर्डर 37 पढ़ोगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगी कि 18% आप ले सकते हो, डिफॉल्ट किया उसने पेमेंट पे, तो 16,000 रुपया मैंने उसका बांधा, ठीक है।
ऐसे करके मैंने नोटिस चार्जेस डाले हैं। देखो ये थोड़ा सा ये हो गया है, ये सब डाला है मैंने कि लीगल चार्जेस जो भी प्लेंटिफ को खर्चा हुआ है, उन सारे खर्चों को मिला के मेरा 50 lakhs का ये होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, ये हमारी मेन पैराग्राफ होती है। द प्लेंटिफ सबमिट्स दैट ही इज फाइलिंग अ समरी सूट अंडर द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी। अगर ये मिसिंग है ना आपका, ये मिसिंग है आपका, तो आप कोर्ट बोलेगी तुम क्यों आई हो फिर मेरे पास, आपको ये सब दिखाना पड़ता है। समझ रहे हो विक्की, तुमको लिटिगेशन लॉयर बनना है, थोड़ा आंखें दिमाग कान सब खोलो, उबासियां मत दो बच्चे, ये टाइम नहीं है। अब मेरे को देखो, मैं सुबह से काम करके इधर बैठती हूँ, तो भी मेरे आवाज में ऐसा है क्या मैं थक गई हूँ? मेरी आवाज अभी भी बुलंद है। Recur the debt that no relief which does not fall within the ambit of the rule has been claimed in the plaint. The plaintiff states that the defendant has no defense to the suit. मैंने कहा है कि प्लेंटिफ ये बोला कि डिफेंडेंट को इसमें क्या होता है ना, डिफेंस लेने के लिए कुछ है ही नहीं उसको। ठीक है, द प्लेंटिफ इज फाइलिंग द सूट, यानी कि वादी जो ये सूट फाइल कर रहा है रिकर अमाउंट करने के लिए, जो उसने मटेरियल सप्लाई किया है प्रतिवादियों को। जो ट्रांजैक्शन है वो जुरिस्डिक्शन के विदिन है। ये मैंने कहा है हमेशा कि अगर जुरिस्डिक्शन की पैरा एब्सेंट है तो भी आपका सूट डिसमिस हो सकता है, आपका सूट को लिया नहीं जाएगा। तो ऑनरेबल कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एंड ट्राई द सूट, यानी कि कोर्ट को एंटरटेन करने का पूरा पूरा हक है। कोर्ट ट्राई कर सकती है ये सूट को, हमको ये कोर्ट को बताना पड़ता है कि आपके पास पावर है, चलाइए, देखिए, समझिए। ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन, ये ना जब हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं तो हम बोलते हैं ना कि पिक्चर में क्या था, यानी कि मेन सीन, ये है हमारा मेन सीन, इसको अपन मेन सीन बोलते हैं। अगर मेन सीन ही एब्सेंट रहेगा, हीरो हीरोइन से मिलेगा ही नहीं, तो बाकी क्या रहा, पिक्चर तो थी नहीं, फिर कुछ कुछ था ही नहीं पिक्चर के अंदर। तो कॉज ऑफ एक्शन जो होता है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट इनकॉर्पोरेट कॉज ऑफ एक्शन देन योर सूट इज गोइंग टू बी डिसमिस विथ हेवी कॉस्ट। ठीक है, आपका सूट रिजेक्ट हो जाएगा। आपको ये ग्राउंड्स लेने हैं, ये सारे के सारे पैराग्राफ ऐसे नहीं है, जैसे आपका सूट रहेगा, जैसे आपके फैक्ट्स रहेंगे, आप उसी हिसाब से लोगे। लेकिन केस बनाने भी आना चाहिए। अगर केस बनाने नहीं आया अपने को, समझो आपको जजमेंट राइटिंग लिखने ही नहीं आई, तो आप जज क्या बनोगे? ये सब चीजें आएगी तो आप जजमेंट राइटिंग में भी स्ट्रॉन्ग होंगे, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। ठीक है, मैंने सब लिया कि नवंबर 18 में मैंने ये किया, उसने पेमेंट स्टॉप किया, मैंने उसको नोटिस दिया है। उसके बाद में नोटिस देने के बाद उसने जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द नोटिस को कॉम्प्लाई करने चाहिए उसको नहीं किया था। और मैंने दिखाया कि आज दिन तक ये जो पॉइंट है ना, देखो यहाँ पर आपको मैं मार्क करके दिखा रही हूँ, इज कंटिन्यूस डे टू डे। अगर ये मिसिंग रहेगा ना, कंटिन्यूस डे टू डे, यानी आप अगर ये नहीं बताते हो तो आपका कॉज खत्म हो जाता है, लिमिटेशन से बाहर हो जाओगे। इस डे टू डे आज जुगात तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है, अभी तक मुझे पैसे नहीं मिले हैं, ना ही मुझे उसने कुछ दिया है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? ठीक है, उसके बाद मैंने सूट को वैल्यू किया था। ये आपके स्टेट के अकॉर्डिंग आप वैल्यू करोगे जो आपकी कोर्ट फी रहेगी। ठीक है, कोर्ट फीस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको मैंने इसको वैल्यू करके अफेक्ट किया इसके अंदर। ठीक है, मैं जब कोर्ट फी सिखाऊंगी ना कैसे वैल्यूएशन निकालते हैं, वो भी मैं बता दूंगी कि आपको वैल्यूएशन कैसे निकालनी रहती है, वो भी सिखा दूंगी मैं। ठीक है, अब प्रेयर की पॉइंट में कि आप चाहते क्या हो कोर्ट से। कोर्ट से मांगना तो पड़ेगा जिस चीज के लिए आप कोर्ट में आए हो। तो कोर्ट को हम कह रहे हैं कि प्रतिवादी ये कहना चाहता है कि जो 52 लाख रुपए है, जो कि पैरा नंबर 16 में मैंने आपको पूरा दिखाया, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट, फिर उसके बाद में जो भी नोटिस चार्जेस है, टोटल मिला के इतना होता है ना, ये सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी। तो डिफेंडेंट लायबल है इस चीज को लेकर 18% इंटरेस्ट के साथ में फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट। जिस दिन मैंने ये सूट फाइल किया था, डिक्री तक 18% का ब्याज मेरे को उसके साथ में दिया जाए, 18% का भी ब्याज दिया जाए मुझे। ठीक है, इंटरेस्ट भी ग्रांटेड फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री, ये नहीं दो तो ये दे दो, रियलाइजेशन तो चाहिए, अमाउंट चाहिए हमको, कुछ भी दे दो पर दे दो। डेट ऑफ इससे नहीं दे दो तो डेट ऑफ डिक्री से ही दे दो, पर दे दो। ठीक है, उसके बाद में प्लेंटिफ को अवार्ड होना चाहिए कॉस्ट, और ऑनरेबल कोर्ट को जो भी ऑर्डर्स लगते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, उनके बेटर एंड पर हमें दिया जाए। पास एनी ऑर्डर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ये आप हर सूट में, हर प्लेंट में कॉमनली लेते हो। ठीक है,
ये सारी चीजें आप लेते हो। इसलिए मैं जब पढ़ाती हूँ ना तो सिर्फ उसी को पढ़ना नहीं चाहिए। उसके बाद में देखिए वेरिफिकेशन, ये थोड़ा मिसमैनेज हो गया है, ये वेरिफिकेशन है, ठीक है। अब जो कंपनी है, कंपनी के तरफ से कौन दे रहा है, उसका ऑथराइज सिग्नेटरी, ये कंपनी का नाम देखो, कृष्णा कृष्णा एंटरप्राइजेस, ठीक है। उस ऑथराइज सिग्नेटरी का एज, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, उसका एड्रेस देखो, सब आपके सामने है। उसके बाद में डू हियर बाय स्टेट ऑन सोलोमन अफर्मेशन, जैसे आप एफिडेविट देते हो ना, वैसे ही आप वेरिफिकेशन में एफिडेविट देते हो, दैट वॉट एवर इज स्टेटेड अबाउट, जो भी यहाँ पे लिखा है वो सच है, मेरे को इस बात का पूरा पूरा नॉलेज है, मुझे इंफॉर्मेशन है, और जो भी मैंने इस प्लेन को इस दिन पे मैंने खुद से साइन किया है, ठीक है। एक बात इसमें मिसिंग है कि आई हैव रेड दिस प्लेन इन माय वर्नाक्युलर लैंग्वेज, यानी कि मुझे मेरी भाषा में इसको समझाया गया है, ठीक है। मैम ये तो एफिडेविट ही जैसा है। हाँ, मैंने तो क्या कहा, वेरिफिकेशन एफिडेविट एक ही जैसा होता है, वही तो कहा। वेरिफिकेशन में, एफिडेविट में ऊपर आ जाता है आई मिस्टर सो एंड सो, ये दोनों के दोनों बात यहाँ पे लिखे जाते हैं। देखा प्लेन कैसे बनता है, सूट कैसे बनता है। शिवानी, यस मैम। आपने देखा कैसे बनता है, सूट कैसे बनता है, Yes, प्लेन ma'am. कैसे बनता है। यस क्या मैम। ये सब चीजें आप लोगों को आने नहीं चाहिए। आनी चाहिए मैम। चलो, अब ऑर्डर नंबर 4 को सेक्शन नंबर 26 के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। ऑर्डर 4 इज इक्वल्स टू सेक्शन नंबर 26, यानी कि 26 सेक्शन जो बोलता है ना, वही ऑर्डर नंबर 4 बोलता है, सेम टू सेम, कॉपी पेस्ट है, देख लीजिए। उसमें आपका मूड अच्छा नहीं है बेटे। मैम अच्छा है, वो थोड़ा सा तबीयत नासाज है। ठीक है मैम, पढ़ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चे। नहीं मैम। ठीक है, मैम एक चलो। बात पूछनी थी कि जैसे हम हाँ, इसमें बोलते हैं हाँ। कि स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन से या स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन लेकर, तो वो कैसे लेंगे हम परमिशन? कहाँ पे लिखा है स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेके। मैम जैसे रिकमेंडेशन होती है ना, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कोई कहाँ भी पे। क्रिमिनल केस में, हाँ, जैसे कि क्या कहते हैं ये सजा कम करानी है, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस है या समथिंग लाइक दैट, तो उस हाँ, केस में हम उससे परमिशन कैसे लेंगे स्टेट गवर्नमेंट से, या रिकमेंडेशन कैसे लेंगे? एप्लीकेशन देके, वहां पे आप एप्लीकेशन करोगे। ओके, तो सीएम को लिखेंगे एप्लीकेशन? अभी आपको मैं एक बात बताऊं, मेरा यस मैम। एक कोर्ट फी का मैटर था, ठीक है। यहाँ पे आपको कोर्ट फी दिखी। अब क्या होता है, यस हमको मैम। कोर्ट फी भरनी भी पड़ती है। तो दो फोरम है, एक सिविल फोरम है, एक क्रिमिनल फोरम है, ठीक है। मैंने क्या किया, सिविल फोरम के बदले क्रिमिनल फोरम में भर दिया, नेम देखा ही नहीं और मैंने भर दिया। नुकसान तो मेरा हो गया। अभी मुझे तो पैसे तो वापस चाहिए, मेरे गलत अकाउंट में पैसे चले गए हैं, तो अब मुझे वापस तो चाहिए। जीपे का कैसे रहता है, ये कह रहा है ड्राफ्ट नहीं समझा। वाह। कौन है? मैम बाद में हु क्लास इज ज्वाइन किए दैट? थे। हम्म, मोहम्मद। अच्छा, वो बाद में हुआ है। एक ठीक है। बार पढ़ लीजिएगा, वो इजी वो लैंग्वेज है, आ जाएगा समझ में। मैं टफ ड्राफ्टिंग ही नहीं करती हूँ, जैसे जजेस को समझ में तो आना चाहिए। यस मैम। अभी मैंने क्या किया, सिविल के बदले क्रिमिनल में पैसा भर दिया। अब क्रिमिनल वाले मेरे को बोल रहे तू कौन है, हमको नहीं मालूम, ठीक है। अब मुझे समझ में नहीं है, मैं करूं तो करूं क्या, मेरा तो रॉन्ग, इस फोरम में पैसा चले गया है। अब मुझे क्या करना पड़ा, मैंने पूरा प्रोसेस करना पड़ा, उधर स्टेट गवर्नमेंट के साइड मेरे को लेटर लिखना पड़ा उनको कि भैया मेरे से ये हो गया है, तुम मेरे को कम तो करा के दो, ऐसे तो करो कि मुझे पैसे तो वापस चाहिए, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी, मेरी उतनी आयपत नहीं है, मतलब मेरी उतनी औकात नहीं है कि मैं इतने पैसे भर सकूं, तो मैं क्या करूं अब। तो मुझे स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिखना पड़ा था, उन्होंने वहां से लेटर लिखने के बाद में आगे लेटर लिखा है कि हाँ इनका परिस्थिति ऐसा है, इनसे गलती हो गई है, अब इनको रिफंड किया जाए।
तो जब तक आप लेटर वहां पे नहीं लिखते हो ना, एप्लीकेशन नहीं देते हो, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको छोटी छोटी चीजों के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है, मुंह से कुछ तो नहीं मैम चलता। वो पढ़ेंगे ही लेटर, इसमें क्या मतलब पढ़ेंगे, इसकी क्या कंफर्मेशन है कि वो लेटर पढ़ेंगे ही? रिसीव करते हैं ना बेटा, उस लेटर पे आप रिसीव कॉपी तो कराओगे, भले वो बाद में पढ़े। आप कोई भी लेटर भेजते हो तो रिसीव तो करा के आओगे कि यस हम मैम। ये फोरम में लेटर दे के गए हैं, हमने स्टेट गवर्नमेंट को ये लेटर दिया है। उसकी अथेंटिक कॉपी तो होगी हमको दिखाने के लिए कि ये देखो कॉपी है, इसके थ्रू अभी आगे करो। ऐसे बिना प्रूफ के तो वो भी नहीं चलेंगे, आपको वो कॉपी कहीं ना कहीं रिसीव करा के आनी पड़ेगी कि हाँ भाई ये कॉपी है, हमने उसके ऊपर साइन देंगे कि हम आपको इस डेट पे इसी वक्त पे ये एप्लीकेशन दे के गए हैं। उनको ऑर्डर करना ही पड़ेगा इस चीज के ऊपर। तो तब तक जब रिसीट कॉपी दिखाएंगे तो फिर इंजंक्शन ऑर्डर लग जाएगा, है ना? हाँ हाँ हाँ। ओके। जैसे जैसे आगे बढ़ोगी ना उस्मा, वैसे वैसे बहुत कुछ सीखोगी। ये तो खाली स्टार्ट है, ये तो शुरुआत है। ठीक है। सेक्शन नंबर 4 एंड ऑर्डर 4 ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, जैसे कि मैंने सेक्शन नंबर 26 बताया, 26 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है। वैसे 4 कितने जा 28 होता है, 4 कितने जा 24 होता है, 4 6 जा 24। ठीक है। अब यहाँ पे आप 6 ले जाओ तो आपको याद आएगा कि मैम ने ऐसे बताया था कि ऑर्डर 4 का सेक्शन 26। ठीक है। ये कुछ कुछ बातें बाद में हमको याद आती है और ब्लरनेस में दिखती है कि अरे ऐसी बात हुई थी, ऐसा हुआ था, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है। says that every suit shall be instituted by the presentation of plaint। आपको मैंने प्लेंट ऊपर सब कुछ दिखा दिया, प्लेंट क्या होता है आपने पूरा का पूरा, और ये नोट्स में दे दूंगी, टेंशन तो होने की बात ही नहीं है। एक एक चीज मैं आपको प्लेटर पे सर्व करके दे रही हूँ, सिर्फ आप अच्छे से खाओ। ठीक है। as may be provide prescribed in section number 2 provide that every plaint must be proved by an affidavit। बिना एफिडेविट के प्लेंट इज नॉट अ प्लेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एफिडेविट बनाना भी सिखाऊंगी कि एफिडेविट कैसे बनाते हैं। ठीक है। आज आपने प्लेन्स देख लिया, सूट देख लिया, आगे अपन वैसे भी सीखेंगे। ठीक है। ऑर्डर नंबर 4 रूल 1 क्या बोलता है, जो भी सूट इंस्टीट्यूट हुआ है प्रेजेंटिंग अ प्लेंट इन अ डुप्लीकेट। ठीक है। आपको प्लेंट के साथ में डुप्लीकेट कॉपी प्लेंट की लगानी पड़ती है, यानी कि जेरोक्स कॉपी। जेरोक्स कॉपी, अगर आपने अपने वाद के साथ में जेरोक्स कॉपी नहीं निकाली है तो उस वजह से भी आपका सूट क्या हो सकता है, बाहर का रास्ता रिजेक्ट। दिखा दिया जा सकता है, डिसमिस हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। ले जाओ भाई ले जाओ। क्या इतना भी नहीं मालूम है क्या? एवरी प्लेंट जो भी वाद है वो कॉम्प्लाई करना चाहिए रूल्स। जब हम लोग 6 और 7 पढ़ेंगे, 6 और 7 ना आपके दिल में नहीं हड्डियों में बसाऊंगी मैं। 6 और 7 ऐसे रूल्स है। ठीक है। द प्लेंट शैल नॉट बी ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, आपको सारे के सारे कॉम्प्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है। रूल 2 बोलता है रजिस्टर ऑफ सूट। कोर्ट में एक रजिस्टर पड़ा रहता है जिसको अपन बुक कहते हैं। बुक में क्या करते हैं, एंट्री मारते हैं। ठीक है। यानी कि जैसे हम लोग कभी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको कैसे रजिस्टर किया जाता है ना कि पेशेंट नंबर सो एंड सो, तो यहाँ पर भी आपका सूट जो आपको मैंने ऊपर दिखाया उसका नाम रजिस्टर होएगा, उसके नाम के आगे एडवोकेट का नाम रजिस्टर होगा। आपको सनद रहती है, उस सनद के थ्रू आप केसेस चलाते हो, है ना, दैट मीन्स यू आर ऑथराइज्ड टू डू दैट। अब प्लेंट क्या होता है, व्हाट इज प्लेंट, आपको ऊपर दिखाया ना मैंने प्लेंट क्या होता है। प्लेंट इज इक्वल्स टू सूट, लिख लो, प्लेंट इज इक्वल्स टू सूट। जो वाद है वही वाद है, सिर्फ दोनों का नाम अलग अलग है पर है दोनों ही एक ही है। जैसे पति पत्नी एक है ना, वैसे वाद और सूट एक ही है। ठीक है। प्लेंट इज अ फर्स्ट स्टेप। प्लेंट क्या होता है, वाद जो है वो पहला स्टेप होता है। जैसे हम पहली सीढ़ी चढ़ते हैं ना, ये पहली सीढ़ी है सूट को लेकर। ठीक है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। क्या कंटेन करता है, स्टेटमेंट ऑफ द प्लेंटिव क्लेम। प्लेंटिव क्या मांग रहा है, मैंने आपको दिखाया। प्लेंटिव मांग रहा है 50 लाख रुपया, 52 लाख रुपया मांग रहा है राइटिंग में, भाई पैसा दो, है ना।
और उसमें ऑर्डर 7 और 1 CPC जो मैंने आपको दिखाया ना ऊपर, कि आपको अगर आप कॉज ऑफ एक्शन अगर आपकी मिसिंग है तो भी आपका वाद डिसमिस। अगर आपका समझो जुरिस्डिक्शन पॉइंट पे कोई तो भी गड़बड़ है, सेक्शन नंबर 9 लगता है, 9 ऑफ CPC, वहां पे आपको सीधा निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। ऑर्डर 7 के रूल्स जब हम पढ़ते हैं ना, तो आपको ABCD जो अपन बचपन में पढ़ के आए थे ना, वही आपको ऑर्डर 7 में मिलेगी। उसको समझ लिया, फिर तो आपको वाद क्या, प्लेंट क्या, सूट क्या, सब तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, अब देखो ये केस लॉ है हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड डून मिस्री ट्रामे की स्टेटमेंट ऑफ अ क्लेम दैट द डॉक्यूमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन इज सिविल इंस्टीट्यूट, यानी कि आपके स्टेटमेंट में अगर सिविल इंस्टीट्यूट करना है तो उसमें आपको क्या क्लेम करना है, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने पड़ेंगे जो कि सिविल होंगे, वरना सिविल तो सिविल रहा ही नहीं ना। अगर सिविल करना है तो आपको ये सारी की सारी चीजें प्रेजेंट करनी पड़ेगी। दैट्स ऑल। यही था ऑर्डर 4, छोटू सा ऑर्डर था, 2 रूल्स थे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ 2 रूल्स से खत्म नहीं किया। आपको जो ये बोल रहा है ना मोहम्मद, मेरे को समझा नहीं आफ्ताब, हाँ मेरे को समझा नहीं, ये चीजें इतनी आसानी से समझ में नहीं आती, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। हमने हमारी लाइफ में बहुत प्रैक्टिस किया है, तब जाके हमको ये सब कुछ आया है। ठीक है, देखो इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन, जो फोरम में आपको फाइल करना है, यहाँ पे जूनियर भी हो सकता है, आपके जुरिस्डिक्शन पे डिपेंड करता है कि कितने इस पैसों का आपको वाद फाइल करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे समरी सूट क्यों लिखा है, क्योंकि ऑर्डर 37 फाइल किया है मैंने। देखो नीचे ऑर्डर 37 ऑफ CPC 1908, ये भी जज को बताते हैं हम लोग, बाबा हम ये लेके आए जरा देखो। ठीक है, फिर यहाँ पे हम दिखाते हैं कि प्लेंटिफ्स कौन है, ये देखो प्लेंटिफ नंबर 1, प्लेंटिफ नंबर 2, प्लेंटिफ नंबर 3, दिख रहा है ना, 1 2 3 दिख रहे हैं आपको। फिर मैंने उनका एज लिखा है, आप देख रहे हो। इन सबका एड्रेस एक ही है, अगर इन सबका एड्रेस अलग अलग होता तो अलग अलग 1 पे एड्रेस अलग होती, 2 पे एड्रेस अलग होती, यानी कि नाम के बाद जब एज ऑक्यूपेशन आता है ना, उसके बाद जो एड्रेस होगी ना, जिन जिन की जो जो एड्रेस होगी वो एड्रेस आपको लिखनी पड़ती है। आया समझ में? ये सब लोग कौन है, वादी है भाई, वादी है, प्लेंटिफ है भाई, प्लेंटिफ है। अब यहाँ पे हम लोग वर्सेस दिखाते हैं, दुश्मनी। ठीक है, ये दुश्मनी है। उसके बाद में शिनांग अलाइड एंटरप्राइजेस जो कि प्रतिवादियों का नाम लिखा है, ये भी एक